अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेडिकल बिलिंग में हम आज सारा रेवेन्यू साइकिल देखेंगे कि मेडिकल बिलिंग बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। प्रैक्टिकली आप लोग जो बेसिकली वैसे भी डेमोग्राफिक और ये वाली चीजें देख चुके हो, ठीक है। उसमें हम कहते हैं कि मेडिकल बिलिंग में बेसिकली मेडिकल बिलिंग क्या होता है। मेडिकल बिलिंग ये होता है कि हम लोगों ने क्या करना होता है, रेवेन्यू जनरेट करना होता है प्रोवाइडर का, डॉक्टर का रेवेन्यू जनरेट करना होता है। और रेवेन्यू क्या होता है, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए बैकबोन रेवेन्यू होता है। तो हम लोग जो भी कोई बिलिंग कंपनी प्रोवाइडर के बिहाफ में काम कर रही होती है, उसने क्या करना होता है, डॉक्टर के फाइनेंस को मैनेज करना होता है, ठीक है। और फाइनेंस को मैनेज कैसे कर लेगा, कैसे करेगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे होगा कि एरर फ्री बिलिंग होगी, ठीक है। तो हमने मेक श्योर करना है कि हमने एरर फ्री बिलिंग करनी है। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट जो कि हमने आगे जाके देखने हैं, इंश्योरेंसेस का आइडिया है कि इंश्योरेंसेस अब एक हमारे मुल्क में लाइफ इंश्योरेंसेस ज्यादा है, हेल्थ इंश्योरेंसेस जरा कम है। लाइफ इंश्योरेंस जैसे स्टेट लाइफ है, जुबली है, स्टेट लाइफ तो ज्यादा ही है। हमारे बचपन में तो हमारे अब्बा ने स्टेट लाइफ का वो मैरिज प्लान, बच्चों की हायर एजुकेशन वाले प्लान इस तरह के भी लिए होते थे। उसी तरह से क्या होती है हेल्थ इंश्योरेंस, जो हेल्थ की कवरेजेस, जब आपको हेल्थ का कोई भी रिस्क है तो उसके लिए हेल्थ की कवरेजेस आएंगी। अब हेल्थ इंश्योरेंसेस में भी डिफरेंट टाइप की हेल्थ आ सकती है। लाइक आपकी जो वीएन है, लाइक आपकी आईज में अगर कोई मसला है तो वीएन के लिए इंश्योरेंस अलग होगी, उसकी कवरेज अलग है। आपकी डेंटल कवरेज अलग से होती है। मेडिकल कवरेज जो सिंपल आप डॉक्टर के पास जा रही हो वो अलग से है। फार्मेसी अलग से है, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट चीजें होती हैं। लेकिन हम लोग जो डील कर रहे हैं यहाँ पे मेडिकल बिलिंग के अंदर, हम लोग मेडिकल बिलिंग को ज्यादा यूज करते हैं। वैसे डेंटल डेंटल और साइकेट्री और फार्मेसी की बिलिंग भी हो रही है, हम नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल बिलिंग कंपनीज कर रही हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल सेम ही है सबके, ठीक है। अब हेल्थ इंश्योरेंसेस क्या है, बेसिकली इंश्योरेंस प्लान्स, इंश्योरेंस कंपनीज वो होती हैं जो सिंपल नाम से ही जाहिर है कि हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो कवर कर रही है किसी भी पेशेंट के अंदर। यूएस में मोर देन 80% लोग जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेने का उनको क्या फायदा है कि जैसे हम लोग जाते हैं, डायरेक्टली जाते हैं और जाके डॉक्टर के पास जो है वो अपने डॉक्टर के ऑफिस में जाते हैं, फ्रंट डेस्क पे जाते हैं, तो वो हम लोग जाके फीस सबमिट कराते हैं। और फीस सबमिट करा के तो हम लोग जाके चेकअप करवाते हैं और सीधा घर चले जाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का ट्रेंड है। लेकिन यूएस में ऐसा है कि मोस्टली लोग, जो हम कह रहे हैं कि 80% लोग जो है इंश्योरेंस कवर्ड होते हैं, वो जाते हैं डॉक्टर के ऑफिस में, फ्रंट डेस्क में जाते हैं, अपनी इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फ्रंट डेस्क वाला बंदा जो है वो इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी चेक करता है। वो देखता है कि आज अगर ये बंदा ये सर्विस लेने के लिए आ रहा है तो क्या इसकी इंश्योरेंस इस सर्विस के लिए एक्टिव है, और इसकी इंश्योरेंस इस सर्विस को कवर कर रही है। क्योंकि अगर उसके पास अगर वो मेडिकल चेकअप के लिए जा रहा है और उसकी इंश्योरेंस डेंटल कवरेज से दे रही है, तो वो मेडिकल को कवर नहीं करेगी। तो फ्रंट डेस्क में जो भी बंदा डॉक्टर के ऑफिस में बैठा हुआ है, उसके लिए ये जरूरी है वो क्या करे, सबसे पहले चेक कराने के डॉक्टर के पास उसको भेजने से पहले एलिजिबिलिटी चेक करता है वो। फ्रंट डेस्क में जो बंदा बैठा हुआ है वो उसका डेमोग्राफिक लेता है, पूरी जो उसकी फेस शीट होती है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से वो सारी चीजें लेता है। उसके बाद क्या होता है, वो बंदा डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है। अब हम हेल्थ इंश्योरेंस की जो बात करें कि बेसिकली हम हेल्थ इंश्योरेंसेस को डील कर रहे हैं, तो जब हम लोग मेडिकल बिलिंग देखेंगे यूएस की, तो उसमें दो तरह की हेल्थ इंश्योरेंसेस को हम देखेंगे। एक जो फेडरल पेयर्स हैं, यानी गवर्नमेंट की इंश्योरेंस, नाम से ही जाहिर है कि फेडरल है तो गवर्नमेंट की इंश्योरेंसेस होंगी। दूसरी कमर्शियल पेयर्स हैं, ठीक है। फेडरल पेयर जो मेजर हमारे पास हैं यूएस में काम कर रहे होते, चार मेजर पेयर्स हैं। मेडिकेयर है, ठीक है। मेडिकेयर के नाम के हॉस्पिटल्स हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे बने हुए, उसी से इम्प्रेस होके। मेडिकेयर की इंश्योरेंस में यूएस में 65 ईयर प्लस के लोग ले सकते हैं, एलिजिबल होते हैं उसके लिए। उसके लिए कोई बंदा अगर डिसेबल है तो वो ले सकता है, अगर 65 से लेस भी है तो। उसके अलावा अगर टर्मिनल कंडीशन है उसकी, यानी एंड स्टेज डिजीज कोई भी है उसकी, एंड स्टेज डिजीज वो होती है कि अब तो ये ठीक नहीं होगा भाई, वो टर्मिनल कंडीशन है, ठीक है। वो लोग एलिजिबल होते हैं मेडिकेयर की इंश्योरेंस के लिए। कार्ड तो सारी इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंसेस के भी होंगे, हाँ, फेडरल पेयर्स के भी होंगे। लेकिन हमने क्या रखा है, क्राइटेरिया रखा हुआ है डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, या डिफरेंट क्राइटेरिया है, जो उन क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं उनको वो वाली इंश्योरेंस मिलती है, ठीक है। अब 65 प्लस डिसेबल, और जो एंड स्टेज डिजीज पे है या टर्मिनल इल है, ठीक है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, मेडिकेयर की इंश्योरेंस ले सकते हैं। गवर्नमेंट पेयर्स में सबसे बड़ी मेडिकेयर की इंश्योरेंस होती है। सेकेंड इंश्योरेंस हमारे पास मेडिकेड की होती है। मेडिकेड की इंश्योरेंस लो इनकम लोगों के लिए होती है। तमाम पेशेंट जो लो इनकम, यानी इन लो इनकम लोगों से होते हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के होते हैं। पॉवर्टी लाइन क्या होती है
जो पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री के लोगों के लिए रखी गई होती है, फीकस जो आपकी आमदनी है वन पर ईयर में इतनी हो। अगर यूएस में जो एक क्राइटेरिया रखा गया उससे लेस जो भी कमा रहे हैं पूरे साल के अंदर, वो लोग मेडिकेड के लिए एलिजिबल होते हैं। मेडिकेड के लिए सबसे ज्यादा ध्यान हम लोग ये रखते हैं कि मेडिकेड के पेशेंट जो कि ऑलरेडी लो इनकम होते हैं, तो जब हम पेशेंट बिलिंग के टाइप पे जाते पेशेंट बिलिंग का जो हमारा प्रोसेस होता है कि पेशेंट के हिस्से में जो कुछ लाइबिलिटी आती है, तो हम अवॉइड करते हैं कि मेडिकेड के जो पेशेंट है उनको बिलिंग ना की जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो लो इनकम लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए इंश्योरेंस उनको वो वाली दी गई। फिर उसके बाद जो ट्राई केयर है वो मिलिट्री पर्सन के लिए है, यूएस मिलिट्री के लिए है। वो हाजिर सर्विस हैं, वो रिटायर्ड हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके कोई भी डिपेंडेंट है वो उसके अंदर आएंगे। फोर्थ वन जो है वो रेल रोड है। रेल रोड, रेल से जाहिर हो रहा है कि रेलवे के जो लोग होंगे वो होंगे, और लेकिन उसके अलावा रेल रोड मेडिकेयर जो होती है वो पुलिस को भी कवर करती है, यूएस की जो पुलिस है उसको भी कवर करेगी। ये चार बड़ी इंश्योरेंसेस है हमारे पास, फेडरल गवर्नमेंट की इंश्योरेंसेस है। गवर्नमेंट की इंश्योरेंसेस के अलावा आपको नहीं कोई नजर आएगी। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी हजारों इंश्योरेंसेज हैं जो प्राइवेट पेयर्स हैं। एटना, सिग्ना, यूनाइटेड हेल्थ केयर हो गई, काइजर हो गई, मतलब नई नई इंश्योरेंस, जितना आप उस पे जाओगे नई नई इंश्योरेंस। कोई कोई ऐसी इंश्योरेंसेज होती है कि सात 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 आठ आठ साल हमने काम करने के बाद भी हमने नई इंश्योरेंस देखी होगी कि वो हमें नहीं। और उसके अलावा हाँ, हुमाना भी होगी, हुमाना मिलिट्री भी है, ट्राई केयर के साथ है, मिलिट्री वो कर रही है सर। इसी तरह से बहुत सारी इंश्योरेंस। फिर ये होता है कि इंश्योरेंसेस के प्लान्स कोई होते हैं कि जो एक स्पेसिफिक साल के लिए भी शुरू हो रहे हैं, मतलब इस साल 2022 में उसने कवर किया था, 23 में नहीं कवर करेगा, वो खत्म हो जाएगा प्लान। कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कोविड जब हुआ था, तो कोविड के टाइम पे कोविड को ही वो करने के लिए, कोप करने के लिए उन्होंने डिफरेंट इंश्योरेंस स्टार्ट कर ली हुई थी। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीजें आती रहती हैं। अब हम मेडिकेयर, जैसे हमने कहा कि मेडिकेयर हमारा सबसे बड़ा पेयर था, सबसे बड़ा पेयर मीन सबसे बड़ी इंश्योरेंस थी। अब मेडिकेयर क्या होती है? बेसिकली मेडिकेयर चार पार्ट्स में होती है। मेडिकेयर की इंश्योरेंस भी चार पार्ट्स में होती है। इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इन पेशेंट होता है, यानी हॉस्पिटल इन पेशेंट। हम कह रहे हैं कि हॉस्पिटल कवरेज होती है। हॉस्पिटल कवरेज वो पेशेंट होते हैं जो 24 आवर्स से ज्यादा हॉस्पिटल के अंदर स्टे कर रहे हैं, वो इन पेशेंट है। ठीक है। मेडिकेयर का पार्ट ए उसको कवर कर रहा है। मेडिकेयर का पार्ट बी आउट पेशेंट है, जो हमारे ओपीडी के पेशेंट नॉर्मली हम होते हैं ना, ओपीडी में जाते चेक कराते घर चले जाते हैं। ठीक है, 24 आवर्स से लेस हमने स्टे किया है, वो हमारे मेडिकल कवरेज या आउट पेशेंट हम उन्हें बोलेंगे। ये टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं कि जो हाफ एंड ऑन हम लोग यूज करते हैं, हमारे डेली लाइफ के अंदर होती है। इनको सिंपल करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हम लोग चूंकि बहुत ज्यादा यूज टू है इन चीजों से, तो समटाइम्स हमें लगता है कि ये चीज बहुत आसानी से समझ आ जाएगी आगे वाले बंदे को, तो हमें मतलब हम कहते हैं कि ये इसमें क्या था मुश्किल। कोशिश मैंने की है कि इसको बहुत आम आदमी की जुबान में मैं करने की कोशिश करूँ। अच्छा, आउट पेशेंट वो क्या है जो कि 24 आवर्स से कम स्टे कर लिया, तो उसको मेडिकल कवरेज भी कहेंगे हम लोग। पार्ट सी कौन सा होता है मेडिकेयर का? पार्ट सी सबसे ज्यादा थोड़ा सा एक समझने वाली चीज है, उसको आगे मैंने एक और स्लाइड एक रखी हुई है, स्पेसिफिक क्लास रखी हुई है पार्ट सी को देखते हुए, कि बेसिकली वो क्या है कि मेडिकेयर के बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो मेडिकेयर के बेनिफिट्स जो है वो कोई कमर्शियल इंश्योरेंस मेडिकेयर के बिहाफ में पे करी है, वो मैनेज केयर प्लान्स आ जाते हैं वो मेडिकेयर के। मैनेजमेंट केयर प्लान्स वो हो सकते हैं कि बेसिकली मेडिकेयर है इंश्योरेंस बंदे की, लेकिन मेडिकेयर डायरेक्टली पे नहीं कर रही है। मेडिकेयर के बिहाफ में कोई भी कमर्शियल इंश्योरेंस, वो यूएससी हो सकती है, एटना हो सकती है, वो सिग्ना हो सकती है, वो पे करेगी। ठीक है, उस पेशेंट ने मैनेज केयर प्लान लिया। हमें कैसे पता चलेगा कि मैनेज केयर प्लान है? इसके बाद जब भी हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं ना, तो वहां पे आ जाता है कि प्राइमरी इंश्योरेंस नहीं है मेडिकेयर, बल्कि मेडिकेयर का ये मैनेज केयर प्लान जो है वो प्राइमरी है। एलिजिबिलिटी चेक करते हुए ही हमें पता चलेगा। सबसे ज्यादा बिलिंग एरर्स यहाँ पे होते हैं जब हम लोग मैनेज केयर प्लान्स को नहीं देखते, हम डायरेक्टली मेडिकेयर को क्लेम सबमिट कराते। एक चीज हम शुरू से ही बता देते हैं कि बता रहे हैं ना कि 65 प्लस में है बंदा, या डिसेबल है, या एंड स्टेज डिजीज पे, उसके अलावा अगर आपको कोई भी पेशेंट नजर आ रहा है, उससे कम एज का नजर आ रहा है या कुछ नजर आ रहा है, तो एक एक माइंड में आपके पहले ही एक पॉपअप आ जाना चाहिए कि भाई ये तो मेडिकेयर में जो हमने तीन चीजें हम पढ़ी थी वो तो नहीं आ रही, तो क्या देखो कि इसका कोई मैनेज केयर प्लान तो नहीं है। बेसिकली थ्योरेटिकल चीजें हम पहले इसलिए बताते हैं कि जब हमारे माइंड में वो चीज होती है, जब हम करने लगते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये भाई ये बात तो हमने पढ़ी थी, ये बात वो थ्योरी से कितना प्रैक्टिकल डिफरेंट है। फिर पार्ट डी जो आता है मेडिकेयर का, वो आपका आता है फार्मेसी आती है। ठीक है, आपकी ड्रग कवरेजेस आती है, जितनी मतलब दवाइयां शवाइयां कवर होती हैं।
हम लोग चूंकि ड्रग को नहीं कर रहे हैं, हम फार्मेसी की बिलिंग ही नहीं कर रहे, तो फार्मेसी को भी नहीं देख रहे होते। अब ये 3-4 पार्ट जो हम आपको बता रहे हैं, वो 4 पार्ट क्यों अलग से बता रहे हैं, मतलब एक स्पेसिफिक चीज बना के हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि हम जब मेडिकेयर को चेक करते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, तो एलिजिबिलिटी चेक करते वक्त आपको अगर ग्रीन साइन आ जाता है और लिखा होता है कि मेडिकेयर एक्टिव है, ठीक है, तो उसको सिर्फ ये आपने ये नहीं देखना कि ग्रीन आ गया है, ये एक्टिव आ रही है, तो इसमें क्या हमने ये चीज देखनी है कि हम बिलिंग कौन से पार्ट की कर रहे हैं, ए की कर रहे हैं, बी की कर रहे हैं, सी की कर रहे हैं, डी की कर रहे हैं। आगे डिटेल्स में जाके हमने वो चेक करना है कि जो हमारा पार्ट बिल होने के लिए जा रहा है वो एक्टिव है कि नहीं। समटाइम पार्ट ए एक्टिव होता है, बी नहीं होता, बी एक्टिव होता है, ए नहीं होता। तो ये वाली चीजें भी हमने मेक श्योर करनी है कि जिस पार्ट की हम बिलिंग कर रहे हैं, जैसे हम सिंपल आउट पेशेंट बिलिंग कर रहे होते हैं, ऑफिस विजिट्स को कर रहे होते हैं मोस्टली, तो उनको कर रहे होते हैं, तो उनमें हमारा पार्ट बी हम लोग बिल कर रहे होते हैं ज्यादातर। जो हॉस्पिटल की बिलिंग है पार्ट ए कर रहे होते हैं, तो उसमें हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि जिस पार्ट की हम बिलिंग कर रहे हैं वो एक्टिव है कि नहीं, ठीक है। इसलिए हम इसको स्पेसिफिकली मेडिकेयर के 4 पार्ट्स को बार बार ये बता रहे होते हैं कि मेडिकेयर के ये चार चार पार्ट्स है और इनमें ये वाली चीजें होती हैं, क्योंकि बिलिंग एरर जो होते हैं मैक्सिमम अगर कहते हैं नेग्लिजेंस की वजह से, ये वाली चीज की वजह से होते हैं। समटाइम नेग्लिजेंस होती है और समटाइम्स हमारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं होते। मैनेज केयर्स में तो बहुत सारे नहीं होते, बहुत ज्यादा होता है कि बहुत ज्यादा टाइम काम करने के बावजूद भी मैनेज केयर में जो बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। कमर्शियल प्लेयर जैसे मैंने आपको बता दिया कि कमर्शियल प्लेयर के नाम से जाहिर है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, इंश्योरेंस से वो काम कर रही है। उनमें कुछ के हमने नाम पहले ऑलरेडी डिस्कस किए थे, उन्हीं उसी तरह से लिखे हुए यहाँ पे। ये जो चार पॉइंट ABCD जो है, ये सिर्फ दूसरी मेडिकेड में नहीं है, मेडिकेड के अंदर पार्ट ए पार्ट बी नहीं है, मेडिकेड के अंदर अलबत्ता मैनेज केयर प्लान्स हैं। मेडिकेयर और मेडिकेड दोनों में मैनेज केयर प्लान्स हैं, और मैनेज केयर प्लान्स वो हैं कि जो इन इंश्योरेंसेस के बिहाफ में कमर्शियल इंश्योरेंसेस काम कर रही, ठीक है। ये मेडिकेयर और मेडिकेड, हाँ काइंड ऑफ कह सकते हैं आउटसोर्स कर। समटाइम ये होता है कि स्टेट्स को कवर कर रही है ना, इस स्पेसिफिक स्टेट को ये इंश्योरेंस कवर कर रही है, तो उसके बिहाफ में ये करेगी। हमारी जो मेडिकेयर है ना, वो पूरी यूएस के अंदर एक ही तरह की उसका मतलब रूल्स रेगुलेशन सेम है, लेकिन जो हमारी मेडिकेड है, मेडिकेड की स्टेट वाइज उसके रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसकी कवरेज स्टेट वाइज है, हर स्टेट के लिए डिफरेंट है उसका। जैसे हम लोग ज्यादातर करते हैं फ्लोरिडा की स्टेट के लिए, उसके लिए तो हर इंश्योरेंस का रूल कोई अलग है, डिफरेंट है। अच्छा, कमर्शियल इंश्योरेंस को हमने डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं बिलिंग का जो बेसिक प्रोसेस है जो हम लोग कर रहे होते हैं। पेशेंट सबसे पहले गया डॉक्टर के पास, उसने अपने आप को रजिस्टर कराया। रजिस्टर कराने का मतलब क्या है कि उसने अपना डेमोग्राफिक फिल किया। एक शीट ऑफिस उसको देगा, प्रोवाइडर ऑफिस जो डॉक्टर का क्लिनिक है उसमें फ्रंट डेस्क उसको एक शीट देगा, जिसमें उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन होगी, उसका फोन नंबर, ये सारी चीजें उसे फिल करनी होगी। ये फॉर्म जो होता है मोस्टली पेशेंट खुद फिल करता है, ठीक है। फ्रंट डेस्क वाला बंदा, अगर पेशेंट इतना बीमार है कि वो नहीं कर सकता, तो फिर फ्रंट डेस्क वाला बंदा, वो बेसिकली क्यों बंदे से खुद फिल कराते हैं, इसलिए कि कोई भी किसी किस्म का कोई एरर ना आए इसके अंदर। हम लोग ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि यूएस में जो है नाम का और डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट जो है वो हमसे चेंज है। लास्ट नेम फर्स्ट और फर्स्ट नेम लास्ट, फिर मिडिल इनिशियल आता है। डेट्स लिखते वक्त हम करते हैं 2 डिजिट फॉर मंथ, 2 डिजिट फॉर डे और 4 डिजिट फॉर ईयर। ये आप लोग प्रैक्टिकली चूंकि देख चुके हैं तो आपको पता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गया, यानी उसका डेमोग्राफिक हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन होगी। जैसे भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रंट डेस्क में क्या होगा, जो भी बंदा बैठा हुआ है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, एलिजिबिलिटी चेक करे। अब समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास इनएक्टिव इंश्योरेंसेज आ रही होती हैं, क्योंकि फ्रंट डेस्क में उस बंदे की नेग्लिजेंस होती है, उस बंदे ने नहीं चेक किया होता, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा बिलिंग एरर होते हैं कि हम उन पे रिलाई कर लेते हैं कि उन्होंने अच्छा वो कर लिया होगा, और हम भी बैठे हुए तो हमने कहा ठीक है सही है तो जाने दो। तो उस वाले से उसमें क्या होता है कि बेसिकली थोड़ी सी भी हमारी जो नेग्लिजेंस होती है वो आपकी जो पेमेंट और रेवेन्यू का जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देती है, ठीक है। दूसरा कि उस टाइम पे अगर वो बंदा चेक कर लेता है कि इनएक्टिव है इंश्योरेंस या ये सर्विसेज ही नहीं कवर कर रही, तो उसी टाइम पे जो पेशेंट है उसको चेक कराने से पहले वो कहेगा कि ये तो नहीं कवर कर रही, आप सेल्फ पे हो, आप सेल्फ पे करोगे। तो फिर अभी करना है या बाद में करना है, तो फिर पेशेंट वो इंश्योरेंस अगर एक्टिव नहीं है तो वो सेल्फ पे हो जाएगा पेशेंट, ठीक है। वो पेमेंट खुद करेगा उसके पास अगर एक्टिव इंश्योरेंस नहीं है तो। पेमेंट उसमें करते हैं बाद में आप बिल करते हैं?
डिपेंड करता है। वो भी करके चले जाते हैं, वो का मतलब कि वो कहता है फ्यूचर में पे कर लूंगा, तो वो भी करके चले जाते हैं। अगर उस वक्त नहीं होगा तो कोऑपरेटिव होता है मेडिकल, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ के चेक ही नहीं करेंगे बेटा चले जाओ। हाँ हमारे यहाँ कहते ना, हमारे यहाँ कहते बेटा कहीं और चले जाओ पैसे नहीं है तो, लेकिन वो ओ करके जाते हैं, ओ कुछ करके जाते हैं तो उनका ये साइन सा ओ के साथ यूं करके एक छोटा सा साइन बनाते हैं यूं करके, ओ का होता है। लेकिन अगर उसने लिखा है ना कि $75 ओ है, तो हमें पता चल जाएगा इसने फ्यूचर में पे करना है, तो हमें सिर्फ पेशेंट को बिल हम करेंगे। और अगर उसने वहीं पे दे दिया है तो जो बिल हमें देगा डॉक्टर, तो उसमें लिखा होगा $75 रिसीव, तो हम क्या करेंगे उसी टाइम जब बिल बनाएंगे वो $75 पोस्ट करेंगे उसके साथ। जैसे कि हम कोपे वो अमाउंट है कि जो हर दफा विजिट पे उसको पे करनी है, मतलब बच्ची फीस है, वो अभी हम देखेंगे कोपे क्या होता है। कोपे एक छोटी सी स्मॉल अमाउंट होती है जो हर दफा विजिट पे पेशेंट पे करता ही है। वो हमारा जब इंश्योरेंस कार्ड आता है तो उसमें लिखा होता है, जब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है पेशेंट का इंश्योरेंस के साथ, तो उसमें ऑलरेडी डिसाइडेड अमाउंट होती है कि $20 हो गए, $15 है, $30, छोटी सी अमाउंट होती है, $50 मैक्सिमम शायद होती है कोई, इससे ज्यादा नहीं होती। तो ये अमाउंट ऐसी होती है कि हर दफा विजिट के ऊपर वो पेशेंट पे करता है, वो पेशेंट का की लाइबिलिटीज, अगर उसने उस टाइम पे कर लिया और इंश्योरेंस ने क्लेम प्रोसेस करके कुछ पेशेंट की लाइबिलिटी छोड़ा है तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है ना, तो हम वही वाली अमाउंट उसमें पोस्ट कर देंगे। ठीक है, अब वो प्रोसेस हो गया, इंश्योरेंस की वेरिफिकेशन हो गई, वो बंदा जो है एलिजिबल था सर्विस के लिए, उसकी इंश्योरेंस एक्टिव थी, फिर डॉक्टर ऑफिस में अंदर उसने डॉक्टर के पास भेजा पेशेंट को। फिर क्या होता है, हम जो कहते हैं मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन जो होगी, बेसिकली जो भी लैब शैब्स हो या पिछली उसकी हिस्ट्री इसमें बेसिकली आ रही होती है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, वो सारी चीजें होकर मेडिकल कोडिंग होती है। मेडिकल कोडिंग क्या है, जो पेशेंट का और डॉक्टर का इनकाउंटर है, इनकाउंटर मीन डिस्कशन है, वो उसके साथ बैठा हुआ है सामने और वो पूछ रहा है कि आपको क्या क्या बीमारी है, और उस बीमारी के बदले में वो उसको चेक कर रहा है। ठीक है, वो उसकी जो भी ट्रीटमेंट कर रहा है वो सारा जो इनकाउंटर है, अगर तो सिंपल कोई वहां पे टेस्ट नहीं हो रहा, कोई लैब्स नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, उसके अंदर हमको क्या करेंगे, सिंपल ऑफिस विजिट या ईएनएम को बिल करेंगे। वो क्या डिपेंड करेगा, टाइम ड्यूरेशन के ऊपर, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, अगर आपका नया पेशेंट है। अगर आपका एग्जिस्टिंग पेशेंट है, ये भी हम लोग थोड़ा सा एग्जिस्टिंग और न्यू पेशेंट को कर ले क्लियर के यूएस में वो पेशेंट जो पहली दफा आया है या 3 साल के गैप के बाद दोबारा डॉक्टर के पास आया है, वो न्यू पेशेंट है। ठीक है, और वो पेशेंट जो आता रहता है या 3 साल के बीच में कभी भी आ गया है, वो एस्टेब्लिश पेशेंट है। क्योंकि 3 साल एक बड़ा ड्यूरेशन है, उसके बाद इंसान की मेडिकल कंडीशन चेंज हो जाती हैं, तो 3 साल के गैप के बाद आएगा तो वो न्यू पेशेंट ही कंसीडर हो जाएगा। अब जब वो उसका इनकाउंटर है, उसमें न्यू पेशेंट का जो इनकाउंटर है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, 15 मिनट का गैप हमने दिया। और जो एस्टेब्लिश पेशेंट है वो 10 मिनट का गैप होता है, उसके लिए 10 मिनट का टाइम ड्यूरेशन का, क्योंकि वो पता है ना उसकी हिस्ट्री रेगुलर आ रहा होता है, फिर तो डॉक्टर्स को पेशेंट की शक्लें भी याद हो जाती हैं, वो रेगुलर होते हैं, कोई तो रोज आ रहे होते हैं, तो इस तरह। अब उनका जो हम कहते हैं कि हमारी मेडिकल कोडिंग है, मेडिकल कोडिंग बेसिकली क्या है, जो हमारी डिजीज है और हमारा ट्रीटमेंट है उनको कोड्स के अंदर कन्वर्ट करना। हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, जिस जिस कंप्लेन की जो चीफ कंप्लेन है जिसकी वजह से जो पेशेंट है डॉक्टर के पास आया है, उनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अंडर जो है डायग्नोस्टिक कोड्स कहते हैं। ठीक है, आईसीडीज कहते हैं। आईसीडीज तमाम बीमारियों की लिस्ट आ जाती है, ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है। हम आगे जाके आईसीडीज और सीपीटीज को डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। अब वो सारी बीमारियां आपके आईसीडीज आगे, आईसीडीज अल्फान्यूमेरिक कोड्स हैं, आपकी बीमारियां कोर्स के अंदर कन्वर्ट, जरूरी नहीं है कि आपका डॉक्टर कोर्स के अंदर कन्वर्ट करे। समटाइम्स डॉक्टर आपकी बीमारी लिखेगा, फीवर काफी है लिख लेगा, उसको टिक करके मार्क करके हमें दे देगा, हमने कोर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। समटाइम ये होगा कि डॉक्टर आपका जिस स्पेशलिटी का डॉक्टर है उसने अपना फॉर्म रखा हुआ है, उसे पता है कि मेरे पास जाहिर जिस स्पेशलिटी का डॉक्टर है उसके पास बीमार जो लोग आते होंगे उनकी एक ही जैसी बीमारियां होती होंगी, एक ही बीमारी। एसी लगा लें अगर आपको लगे हो रही है तो ये रिमोट। और वो क्या करेंगे, वो उस फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, वो सारी डिजीज रख लेंगे, लिखी हुई होंगी उनके ऑलरेडी जो फॉर्म है, उसके अंदर से वो मार्क कर देगा। ये देख लेंगे, हाँ, पीछे से बंद। और वो उन्हीं को मार्क कर लेगा। उसके बाद जो उसकी बीमारियां, उनके ऊपर ट्रीटमेंट्स जो है वो भी सेम ही होते हैं ना, जो एक बीमारी है उसका ट्रीटमेंट, जिसको भी वो बीमारी लगी उसका ट्रीटमेंट तो वो क्या करेगा, अपने फॉर्म के अंदर वो रखेगा। ठीक है, वो उसको भी टिक मार्क कर लेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हमारी बीमारियां थी वो आईसीडीज थे,
और जो हमारे थे ट्रीटमेंट वो हमारे सीपीटीज थे, वो करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज हैं सीपीटीज। कोई भी आपकी सिंपल इनकाउंटर हुआ है, कोई लैब्स हुई हैं, यानी उसका टेस्ट हुआ है, कोई इंजेक्शन लगा है, कोई ड्रिप लगा है, जो भी चीजें हैं, अब क्या हुआ, वो सारी चीजें क्या होगी, मेडिकल कोडिंग में आ गई। ये सारा प्रोसीजर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर का काम हो गया खत्म। उसके बाद हो गया बिलिंग कंपनी का काम शुरू। डॉक्टर ने क्या किया, अगर तो उसने मैनुअल किसी फॉर्म के ऊपर ये सारी चीजें की थी, उसने क्या किया, उसके ऑफिस में से जो भी प्रोवाइडर ऑफिस में फ्रंट डेस्क में बंदा बैठा हुआ है, उसने स्कैन किया डेमोग्राफिक पे, उसने स्कैन किया वो बिल पे जिसको उसने टिक मार्क किया हुआ है, और उसने क्या कर लिया, वो बिलिंग कंपनी को भेज दिया। ठीक है, अगर वो मैनुअल कर रहा है। इसके अलावा डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो इंटरफेस यूज करते हैं, जैसे डॉक्टर का भी अपना सॉफ्टवेयर है, उसमें वो एंटर कर लेगा जो सीपीटी से डायग्नोस, वो उसके एंटर करके वो इंटरफेस में एंटर कर लेगा। हमारे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस बना होता है, हमारा वो डाटा जो अपने वो सॉफ्टवेयर में एंटर कर रहा है वो ऑटोमेटिकली हमारे सॉफ्टवेयर में आ सकता है। ठीक है, अगर इंटरफेस वो कोई ऐसा ईएचआर यूज कर रहा है, कोई ऐसे ईएचआर यूज करते हैं कि जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें वो स्कैन्स को ही डाल रहा है, कॉपी करके स्कैन्स को डाल रहा है और वो हम ले रहे हैं। अब वो मेक श्योर कर रहा है कि वो ऐसे मीडियम को यूज करे जो सिक्योर हो। जैसे ईएचआर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो यूजर नेम पासवर्ड हमारे पास है ना, हम ही खोल सकते हैं, हमारे अलावा तो कोई नहीं खोल सकता। लेकिन अगर वो ईमेल के थ्रू भेजेगा चीजों को, या वो गूगल की ड्राइव्स के थ्रू भेजेगा, तो वो शायद कि कंपेरेटिवली उनकी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ठीक है, अब क्या हुआ, क्लेम हमें भेजा, हमने क्या किया, क्लेम को एंटर किया। क्लेम को एंटर यहाँ पे करेंगे, अपना जो हमारा प्रैक्टिस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एंटर करेंगे। डेमोग्राफिक की इंफॉर्मेशन हमने दी कि पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर डेट ऑफ सर्विस डाल के क्लेम हमने बना लिया। सारा क्लेम क्रिएट करने का क्या के एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसमें हमने क्लेम को क्रिएट करना है, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, मतलब टैब्स डिफरेंट बनी हुई, हमने उसको उसके अकॉर्डिंगली फिल कर दिया। अब उसके बाद जब क्लेम वो बन गया तो हमने उसको सबमिट कराना है, सबमिट कराने का प्रोसेस है। अब सबमिशन क्या होती है, दो तरह की सबमिशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, अगर इलेक्ट्रॉनिकली इंटरफेस बना है इंश्योरेंस के साथ तो इलेक्ट्रॉनिक सबमिट होगा क्लेम। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस नहीं बना हुआ, इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसको पेपर क्लेम्स चाहते हैं। वो क्लेम्स जो है वो प्रिंट आउट होके मेल के थ्रू जाते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी जाते हैं। इवन वर्कर कॉम्पनसेशन की इंश्योरेंस तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी जाती है, फैक्सेस के थ्रू भी जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन अगर हो रही है तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन के हमारे पास से किसी भी बिलिंग कंपनी से क्लेम कहाँ गया, क्लियरिंग हाउस के पास। क्लियरिंग हाउस क्या है, एक इंटरमीडिएट बॉडी है जो क्या करेगी, चेक करेगी क्लेम्स को कि वो आइदर वो सारा क्राइटेरिया जो इंफॉर्मेशन है पेशेंट की क्लेम की सही है, फिर वो इंश्योरेंस को भेजेगी। अब उस क्लियरिंग हाउस का फायदा क्या है कि क्लियरिंग हाउस खुद ही देख लेगा, अगर उसमें खराबी है तो वो हमें वो वापस दे देगा, क्लेम हम सही करके भेज देंगे, और इंश्योरेंस एक एक सही मतलब करेक्ट क्लेम को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, अगर क्लियरिंग हाउस जो क्लेम को वापस हमें सेंड बैक कर लेती है, उस चीज को हम जो मेडिकल बिलिंग के अंदर कहते हैं रिजेक्शन कहते हैं। ठीक है, रिजेक्शन वो हो गई जो क्लेम गया ही नहीं है इंश्योरेंस के पास, प्रोसेस ही नहीं हुआ। ठीक है, क्लियरिंग हाउस ने रिजेक्ट कर लिया तो फर्स्ट लेवल रिजेक्शन है वो। ठीक है, क्लियरिंग हाउस ने एक्सेप्ट करके इंश्योरेंस को भेज दिया, इंश्योरेंस ने उस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया, वापस भेज दिया, वो सेकेंड लेवल रिजेक्शन। ठीक है, ये रिजेक्शन के लेवल्स हैं कि पेयर लेवल का या इंश्योरेंस के लेवल की रिजेक्शन सेकंड लेवल रिजेक्शन है, और अगर क्लियरिंग हाउस ने खुद रिजेक्ट कर ली तो वो फर्स्ट लेवल। अब रिजेक्शन वाले क्लेम्स को हम क्या करते हैं, जो भी क्लेम रिजेक्ट होकर आते हैं उनकी रीजंस भी साथ आती हैं। ज्यादातर रिजेक्शन के रीजंस क्या होते हैं, हमने नाम के स्पेलिंग गलत लिख ली है, हमने बंदे की डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी, वो तमाम इंश्योरेंस के बाद जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमारी मैच नहीं कर रही। समटाइम हमने क्लेम्स कोई ऐसे बनाए हुए को जो इररेलेवेंट थे, उनको भी रिजेक्ट कर लेते, हमने कोई आईसीटी सीपीटीज ऐसे सही नहीं लगाए हुए तो उनको रिजेक्ट कर लेती, लेकिन मोस्टली उनको नहीं रिजेक्ट कर रही होती, वो क्लियर करके भेज देती है, इतने डिटेल में नहीं जाती। इनिशियल जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं उनमें से कोई चीज गलत है, इंश्योरेंस हमने किसी और प्लान की किसी और को भेज दी, इंश्योरेंस का नंबर हमने गलत लिख लिया, या इस तरह की कोई चीज होती है तो उसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाती है। अब वो क्लेम क्या सबमिट हुआ, सबमिट होने के बाद एक्सेप्ट हो गया, इंश्योरेंस के पास चला गया, एक्सेप्ट हो गया, अगर तो आपका क्लेम जो बना हुआ था वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट था तो वो पे हो जाएगा। पे होने का बहुत लंबा अरसा नहीं होता, 5 से 7 दिन
11 दिन, मैक्सिमम 1 महीना हम वेट करते हैं। 1 महीने में किसी भी इंश्योरेंस का रिस्पॉन्स आ जाता है अगर क्लेम में कोई मसला ना हो, बीच में कहीं रिजेक्ट हुआ हमने इग्नोर ना कर लिया हो तो। इतना टाइम ड्यूरेशन। जब हमारे पास क्लेम पे होकर आएगा तो हमने जहाँ पे क्लेम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बनाया था उस क्लेम के अगेंस्ट हमने उसकी पेमेंट पोस्ट करनी है कि हमने इतने चार्जेस किए थे, उसके बदले में कितने पैसे हमें मिले। ठीक है, उनकी रेशो भी होती है, पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर की डिफरेंट होती है, नॉन पार्टिसिपेटिंग की डिफरेंट होती है। हम आगे जाके हमारे पास उन सब की डिटेल्स में भी स्लाइड से हम लोग देखेंगे ये बेसिकली वो क्या है, उनका फीस स्केड्यूल क्या होता है और पेमेंट्स का कितना। पेमेंट्स हमारे पास दो तरह से आती है। जैसे हमने कहा क्लेम हमने दो तरह से सबमिट करे, एक इलेक्ट्रॉनिकली कराया और एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू करा दिया। उसी तरह से पेमेंट्स भी हमारे पास दो तरह से आती हैं। जिनका तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस बना हुआ था इंश्योरेंस से, इलेक्ट्रॉनिकली हमने क्लेम सबमिट करवाए थे, उनकी पेमेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिकली आएंगी। डॉक्टर के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो जाएंगी, हमारे सॉफ्टवेयर में इलेक्ट्रॉनिक आ जाएंगे, ईआरएस आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस हम उन्हें कहते हैं। ईआरएस को हम सिंपली क्या करते हैं, बस क्रॉस चेक करते हैं और पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें भी ये होता है कि जो पेमेंट्स होती हैं वो पोस्ट हो जाते हैं, उनके अंदर डिनाइल आएंगे तो उनको डिनाइल को उसको अकॉर्डिंगली काम करेंगे। समटाइम मिसमैच होते हैं, कैसे कि इंश्योरेंस को हमने जो क्लेम भेजा था उसमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन और इंश्योरेंस के पास की इन्फॉर्मेशन में कुछ फर्क था। लेकिन क्या किया इंश्योरेंस ने, उसने डिफरेंट आइडेंटिफायर यूज करके पेशेंट को ढूंढ लिया कि एग्जैक्ट कौन था। उसने क्लेम को प्रोसेस किया, पे करके हमें दे दिया। लेकिन जब वो उसने दे दिया तो उसके पास एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन थी, इंश्योरेंस के पास जो अपनी इन्फॉर्मेशन थी उसके साथ उसने प्रोसेस करके वही इंश्योरेंस ने इन्फॉर्मेशन हमें दी। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर वो इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं थी तो वो हमें मैच नहीं करेगा। वो फिर हमने खुद ही ढूंढ के तो अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करके फिर उसको मैनुअली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज भी हम डिटेल में देखें। वो ईआरएस थी। अब ईओबीज आती हैं। ईओबीज क्या आती हैं कि जैसे पेपर्स चेक आते हैं, जैसे कि हम लोगों के कभी अकाउंट नहीं बने होते तो हमारी सैलरी हमें मिलती है तो चेक के फॉर्म में मिल रही होती है, चेक क्रॉस चेक देती है हमें, कोई भी कंपनी दे रही होती है। क्रॉस चेक जाके हम अपने बैंक में जमा कराते हैं और फिर वो उसके पैसे जो होते हैं वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, 1-2 दिन लग जाते हैं उसमें। अब क्या होता है कि जो पेपर चेक जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर उनको सबमिट कराता है अपने अकाउंट में, और जब वो कैश हो जाते हैं, उसकी कैश डेट होती है, कैश हो जाते हैं, वो हमें कहेगा कि इसकी ये कैश डेट मैंने कैश करा दिया, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो वो क्या करेगा, वो पेपर जो चेक है वो, और उसके अगेंस्ट जितने लोगों के अगेंस्ट वो पेमेंट हुई थी उनकी सारी डिटेल्स वो स्कैन करके हमें भेज देगा। उसके स्कैन करने के भेजने के वो तरीके वही होंगे जो वो बिल भेजने के तरीके थे। इस तरह से वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ईओबी आ जाएगी। अब ईओबी जो हमारे पास आती है उसको हमें मैनुअली ही पोस्ट करना है। ठीक है, और पोस्ट कहाँ पे करेंगे, जो हमने क्लेम बनाया था उसके अगेंस्ट, ताकि वो क्लेम हमें पता चल जाए कि इसका स्टेटस क्या है। अगर तो वो फुली पे हो गया है ना तो क्लेम क्लोज हो जाएगा, कुछ भी मतलब पेंडिंग नहीं रहा। अगर वो फुली पे नहीं हुआ कोई पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा तो उसके ऊपर फिर हम देखेंगे जो पेशेंट की लाइबिलिटी है, अगर उसने कोपे दी हुई थी तो हम वहां से एडजस्ट कर लेंगे, मतलब वो कोपे वहां पे पोस्ट कर लेंगे। अगर उसने नहीं दी तो उसकी सूरत में क्या करेंगे, लाइबिलिटी के लिए पेशेंट को बिल करेंगे। पेशेंट को बिल करने का भी अब एक अपना एक सिलसिला है, एक अपना साइकिल है उसका, उसके लिए भी। अगर तो क्लेम, ये तो पे होने के सिलसिले में था कि अगर क्लेम हमने सही बनाया, अगर हमने क्लेम सही नहीं बनाया था, अव्वल तो हमने सही नहीं बनाया था वो रिजेक्ट होएगा। अगर रिजेक्ट हो गई, इंश्योरेंस ने किसी तरह से एक्सेप्ट करके प्रोसेस भी कर लिया तो उसने पे नहीं करना, वो कर लेगी रिफ्यूज उसको पे करने से, वो हमारे पास डिनायल होगा। डिनायल में डिनायल रीजन लिखे हुए होते हैं, कोड्स लिखे होते हैं बाकायदा, डिनायल उनके रिमार्क कोड भी लिखे हुए होते हैं, उनकी डिटेल लिखी हुई होती है। वैसे तो अगर नॉर्मली हम काम करते हैं तो हमें कोड से ही पता चल जाता है ये कोड का मतलब ये वाला है, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन साथ लिखी हुई होती है कि ये डिनाइल इस रीजन से है। लेट फाइल था, लेट फाइल का मतलब ये होगा कि सबमिशन उसकी तब हुई है जब उनका उसकी उस इंश्योरेंस की फाइलिंग लिमिट खत्म हो गई थी। हर इंश्योरेंस की अपनी एक फाइलिंग लिमिट होती है। जैसे कमर्शियल इंश्योरेंस आपको देती है 90 डेज का टाइम ड्यूरेशन, कि 90 डे आपकी जिस दिन सर्विस परफॉर्म हुई थी उस दिन से लेके 90 डेज के अंदर अंदर उसको फर्स्ट टाइम सबमिट करा देंगे। जो मेडिकेयर है उसकी 365 डेज यानी एक पूरे साल का ड्यूरेशन है। ब्लू क्रॉस ब्लू शीट का 180 डेज 6 मंथ्स बन जाते हैं उसके। फिर एक दफा सबमिट कराने के बाद दूसरी दफा सबमिट कराने का भी ड्यूरेशन है 120 डेज का, कि 120 डेज में रीबिल कर दें उसको, मतलब अपील कर लें तो तभी वो कंसीडर। ऐसा नहीं होगा कि पूरे साल में हम कभी भी रैंडमली कर रहे हैं बिल तो इंश्योरेंस आपको वो करेगी, इंटरटेन करेगी, ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे तमाम क्लेम जो नहीं पे हुए हुए, उनका डिनायल भी नहीं आया, उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, वह हमारे पास पड़े हुए ये, हमें पता ही नहीं है इनका क्या है, उन सब क्लेम के ऊपर हमने 30 डेज का ड्यूरेशन देखना है।
30 डेज के बाद हमने उनका फॉलोअप स्टार्ट कर लेना है। फॉलोअप हम कैसे स्टार्ट करेंगे? फॉलोअप के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी इंश्योरेंसेस के वो क्लेम पड़े हुए हैं, उन इंश्योरेंसेस के हमारे पास पोर्टल्स होते हैं, वेब पोर्टल्स होते हैं, उन इंश्योरेंसेस के हमारे पास नंबर्स होते हैं। हम उन पोर्टल्स पे जाके क्लेम का स्टेटस देख सकते हैं कि वो पे हुए हैं, नहीं हुए, प्रोसेस हुए हैं, एक्सेप्ट हुए हैं, जो भी चीज है पोर्टल्स, वेब पोर्टल्स पे नजर आ जाता है। यूजर नेम पासवर्ड डाल के तो लॉगिन हो जाता है वेब पोर्टल। डॉक्टर की और पेशेंट की इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो क्लेम का स्टेटस सामने आ जाता है। उसके अलावा इंश्योरेंस के नंबर पे अगर हम कॉल करते हैं तो उनकी आईवीआरस होती हैं। आईवीआरस मीन क्या, उनकी कंप्यूटराइज फॉर्म में आपकी आपकी वॉइस आ रही होती है। आप उसमें भी डॉक्टर की और पेशेंट की इंफॉर्मेशन बताएं तो वो आपको क्लेम का स्टेटस बता देंगे। और इसके अलावा आप डायरेक्ट कॉल करके या फैक्स के थ्रू भी आप क्लेम का स्टेटस ले सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्लेम हमारे पास अनपेड हैं या हमारे पास जिनका कोई भी हाँ वो रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ, वो हमारे एआर के क्लेम्स हैं। देन लास्ट में हम कलेक्शंस का कहते हैं। कलेक्शन बेसिकली पेशेंट बिलिंग के एंड पे आती है। कलेक्शन वो चीज आती है कि जब हम किसी पेशेंट को बिल कर रहे हैं उसकी लायबिलिटीज के लिए और कंटिन्यूसली बिल कर रहे हैं, पूरा जो हमारा 90 डेज का पेशेंट बिलिंग का साइकिल है कंप्लीट करने के बाद, अगर कोई पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हमारे बिल्स को, हमारी स्टेटमेंट्स को बॉदर ही नहीं कर रहा, फिर हम क्या करते हैं 90 डेज के बाद उसको बिलिंग करना, एक बिलिंग कंपनी उसको बिल भेजना बंद कर देती है। अपने डॉक्टर से वो पूछती है कि आप इसको पेशेंट को राइट ऑफ कर दोगे, माफ कर दोगे कि पास सारे पैसे? अगर तो थोड़े बहुत हैं तो प्रोवाइडर अपनी कटरसी में इसको माफ कर लेता है। अगर तो ज्यादा पैसे हैं तो फिर क्या करता है प्रोवाइडर? कलेक्शन एजेंसी में मूव कर देता है। कलेक्शन एजेंसी का शायद आप लोगों को तो आइडिया होगा। कलेक्शन एजेंसी में बेसिकली पैसे निकलवाने के लिए कलेक्शन एजेंसी होती है, तो वो फिर उनकी कलेक्शन एजेंसी भी ऐसी है कि जबरदस्ती जाके हमारे जैसे टैक्स वालों को निकलवाते हैं। तो वो इनका इसी चीज को हमने पेशेंट बिलिंग का जो साइकिल है, इसको ये साइकिल की फॉर्म में बता दिया कि पेशेंट ने पहले अपॉइंटमेंट ली, फिर फ्रंट डेस्क पे आया, एलिजिबिलिटी चेक हुई, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वही हमने लिखा कि हिस्ट्री वगैरह सारी होगी, कोडिंग हो गई, चार्ज एंट्री हमने सॉफ्टवेयर के अंदर जो बिल बनाए उसको चार्ज एंट्री कहते हैं, फिर सबमिट हो गए, क्लेम की रिजेक्शन हमने डिस्कस कर ली, पेमेंट पोस्टिंग कर ली। सेकेंडरी पेमेंट्स क्या थी कि अगर किसी बंदे के पास एक से ज्यादा इंश्योरेंसेस हैं तो अगर क्लेम प्रोसेस होके 80% जो उसकी प्राइमरी इंश्योरेंस से पे करके फिर लाइबिलिटी छोड़ी है, पेशेंट की लाइबिलिटी, अगर उसके पास सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो फिर पेशेंट को बिल नहीं होगा, उसकी सेकेंडरी इंश्योरेंस को बिल होगा पहले, फिर सेकेंडरी इंश्योरेंस के बाद पेशेंट आएगा। फिर डिनायल मैनेजमेंट में हमने पढ़ लिया कि जो हमारे डिनाई हुए क्लेम थे उनको कैसे प्रोसेस, कैसे उनके ऊपर हमने करेक्टिव एक्शन लेके बेसिकली उनको पे कराना होता है। उनको दोबारा हमने कंसीडरेशन करनी होती है तो फिर मेडिकल अपील्स भेजते हैं। अपील्स भी उसी तरह से जैसे हम कोर्ट में एविडेंस के साथ भेजते हैं कि हम भाई सही क्लेम आपको सबमिट करा रहे हैं, आप जो है, या फिर उसने हमें मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं कोई, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन एडिशनल उसने मांगी है वो लगा के तो हम साथ में भेज देंगे, तो वो हमारी अपील हो जाएगी। रिफंड क्या चीज होती है? समटाइम्स क्लेम सेकंड इंश्योरेंस होती हम्म है, जैसे 20% हाँ जी, वो सारे के सारे बिल उसको करेंगे। हम 80% ये होती है। जी, हमें प्राइमरी इंश्योरेंस की ईओबी के साथ सेकेंडरी को हमेशा बिल करना होता है। या फिर ये 80% जो बिल है उसके मेडिसिन या प्रोसीजर सर 80% तेरे हाथ से पहले वो कर दे, बाकी जो 20% है नहीं, हम लोग कंप्लीट प्राइमरी को जाता है और जब सेकेंडरी इंश्योरेंस को जाता है तो प्राइमरी की पेमेंट की पूरी डिटेल सेकेंडरी को जाती है। हाँ, अगर उसको हम प्राइमरी इंश्योरेंस की ईओबी नहीं भेजेंगे ना तो वो कभी भी आपको एज सेकेंडरी प्रोसेस नहीं करेगी। वो सोचेगी कि मुझे एज प्राइमरी बिल कर रही हूँ, क्योंकि जब उसको बिल जा रहा है उसको तो सारा ही जा रहा है ना, उसको पूरे चार्ज अमाउंट जा रही है, उससे कभी भी नहीं जाएगी कि इतनी पे होगी कि इतनी बची हुई और रिमेनिंग नहीं जाएगी। तो उसके साथ हमेशा सेकेंडरी इंश्योरेंस को हमेशा बिल करते हुए हम प्राइमरी इंश्योरेंस की ईओबी लगाते हैं। नहीं लगाते तो फिर वो डिनाई करके भेजती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट, जो पेमेंट्स की डिटेल है बेसिकली। ठीक है, रिफंड हमने क्या कहा कि कोई भी अगर पेमेंट गलत, समटाइम्स इंश्योरेंस प्रोसेस करते हुए भी करती है, ज्यादा कर लेगी, थोड़ी कर लेगी, इस तरह की चीज है, तो इस तरह की सूरत में वो क्या करती है, प्रीवियस जो उसने पे किया उसको रिफंड करके दोबारा प्रोसेस करती है। जब उनकी ऑडिटिंग होती है इंश्योरेंस की, उसमें वो लोग देख रहे होते हैं कि ओवरपेड कर लिया है, अगर किसी ने कुछ या थोड़ा अंडर पेड किया तो उन क्लेम्स को सारों को वो रिफंड करती है और दोबारा से पे करती है, दोबारा से प्रोसेस। हाँ, ज्यादा पे हो गया तो डॉक्टर से ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर वापस पैसे दे दो। वो क्या करेगा कि ओवर पेमेंट, वो ऐसे करेगा कि ये तुम्हारे इस पेशेंट के जो पैसे थे अगले जिसको मैंने पे करने थे तो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ जी, इस तरह से होगा, इस पेशेंट के उसमें चले जाएंगे। लेकिन इस तरह के कितने टेस्ट
ओवर पेमेंट्स, ये रिफंड्स के, ये यूनाइटेड हेल्थ केयर के तो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब उसका जो वेलमेंट पेयर है तो वो तो बहुत रिफंड देता है चीजों को, एक एक डॉलर का एक एक सेंट का डिफरेंस वो करता है। इवन ये कि होता है उसका जब डिले हो जाता है पेमेंट के प्रोसेस के अंदर, तो इंटरेस्ट की कोई अमाउंट भी एक्स्ट्रा पे करा होता है, तो उसकी, हाँ, वो उसकी भी रिफंडिंग करना होता है। 2-2 सेंट की जो होती है रिफंडिंग होती है, वो सबसे ज्यादा जो है वो यूनाइटेड हेल्थ केयर का वेलमेट जो है वो सबसे ज्यादा अनोइंग है पेयर इस मामले में। इस मामले में अनोइंग इसलिए है कि एक तो वहां से जब वो फाइनेंशियल्स को कर रहा है मैनेज, तो इस बंदे के बजाय इस बंदे में या इसमें बाद में वो कर रहा है। जब हम पोस्टिंग कर रहे हैं, एक बंदे की 10 दफा हम पेमेंट पोस्ट कर रहे हैं, उसमें से 1 सेंट ले रहे हैं, वहां से डाल रहे हैं, वहां से वो चीजें इतना, बस शायद एक चेक के ऊपर हमारे 9 घंटे लग रहे होते हैं। इनएफिशिएंट नहीं कह सकते हम, लेकिन वो बहुत बड़ा पेयर है। और यूनाइटेड हेल्थ केयर बेसिकली एक सेमी गवर्नमेंट टाइप का पेयर है, वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के प्लान्स के साथ भी काम कर रहा होता है। अभी कोविड में सारा यूनाइटेड हेल्थ केयर ने ही किया है जो कोविड के पेशेंट्स के लिए किया है, जो उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विसेज दी थी। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, जो हमारी बहुत डेली लाइफ के अंदर यूज हो रही है, एक कोपे है। कोपे जैसे मैंने कहा था स्मॉल अमाउंट है, छोटी सी, हम टोकन फीस, हम उसे कह सकते हैं पर्ची फीस जो होती है, हर दफा के विजिट के ऊपर पे करनी है पेशेंट ने डॉक्टर को। इस चीज में कभी कंफ्यूज ना, कुछ बहुत सारे लोग मतलब प्रीमियम में और कोपे में भी कंफ्यूज होते हैं कि मतलब प्रीमियम वो अमाउंट होती है कि जो पेशेंट इंश्योरेंस को पे कर रहा हो और कवरेज ले रहा है, कोपे वो अमाउंट होती है जो पेशेंट डॉक्टर को दे रहा है। हर दफा विजिट पे कुछ तो देगा ना, खामखा में तो खाली तो नहीं आगे वो कर रहा है, कुछ तो फायदा होगा। तो कोपे वो स्मॉल अमाउंट और फिक्स अमाउंट है, फिक्स है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, कार्ड के ऊपर लिखी भी होती है, ठीक है, वो कोपे है। वो इंश्योरेंस, हाँ, ये वो जो साइड है तो सारे करते हैं डॉक्टर। इंश्योरेंस करती है, इंश्योरेंस करती है, और इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर लिखी भी होती है कि इस बंदे का इतना कोपे है, ठीक है। को इंश्योरेंस वो अमाउंट होती है जैसे हमने पहले किया था कि अगर किसी की सेकेंडरी इंश्योरेंस है, 80% प्राइमरी इंश्योरेंस ने पे कर ली, 20% उसने छोड़ दी। अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो सेकेंडरी इंश्योरेंस को जाएगी, अगर नहीं सेकेंडरी इंश्योरेंस तो फिर पेशेंट को जाएगी, 20% है। अब परसेंटेज का जब भी हवाला आए ना, परसेंटेज का हवाला, तो वहां पे हमें हमारे माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि ये क्या होगी, को इंश्योरेंस होगी। को इंश्योरेंस ज्यादातर क्या होती है, लाइक पॉइंट समथिंग, मतलब ये होगा 25.27.3, ऐसे ऐसे वाली होती है। जब हम लोग पोस्ट करते हुए समटाइम्स हमारे पास आ रही है कि ये जी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने रखी है, कि पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है, हमें ये पता हो कि कोपे को इंश्योरेंस या डिटेक्टेबल में से ये कौन सी अमाउंट होगी, तो हमें जब पॉइंट्स वाली चीज या परसेंटेज वाली चीज नजर आती है तो हमें खुद ही अंदाजा हो जाता है ये कोपे होगी या को इंश्योरेंस, ठीक है। जहां पे परसेंटेज का जिक्र हो वो को इंश्योरेंस होगी। और को इंश्योरेंस खुद ही बता रही है, को का मतलब दो चीजों के दरमियान में ना, दो इंश्योरेंसेज होंगी तो उसमें से 80% प्राइमरी निकल ली, 20% सेकेंडरी निकल ली। अब डिटेक्टेबल एक और अमाउंट है। डिटेक्टेबल एक ऐसी अमाउंट है जो पेशेंट को पे करनी होती है साल के शुरू के विजिट्स में, किसको, डॉक्टर को, और उसके बाद इंश्योरेंस जो है वो अपनी कवरेज को स्टार्ट करती है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, ठीक है। कैसे कि वो जो डिटेक्टेबल की अमाउंट है वो भी डिसाइडेड होती है, 200, थोड़ी सी ज्यादा होती है वो, लाइक कोपे को इंश्योरेंस से अमाउंट में थोड़ी ज्यादा होती है वो, $200 होगी, $100 है, $300 है। लेकिन क्या किया है, साल के शुरू के अंदर क्या होगा, वो अमाउंट जो है वो पेशेंट पे करेगा डॉक्टर को, ठीक है। और वो अगर उसका $100 या 200 का डिटेक्टेबल मेट हो गया, उसके बाद इंश्योरेंस ने पे करना शुरू किया। जब तक वो डिटेक्टेबल मेट नहीं हुआ तब तक इंश्योरेंस पे करना शुरू नहीं किया, ठीक है। ये बात, उसको भी ज्यादा थोड़ी अमाउंट, थोड़ी हमें जब भी नजर आती है कि ये अमाउंट थोड़ी ज्यादा पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कवर होगी है, तो उससे अंदाजा, अगर हमारे पास कोड्स, इनका भी कोड्स होते हैं, कोपे को इंश्योरेंस और डिटेक्टेबल के अपने कोड, मतलब CO123, लेकिन हमारे पास कोड नहीं भी लिखा हुआ तो हम अमाउंट को देख के जी ये ज्यादा है, ये थोड़ी अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये डिटेक्टेबल होगा, ये कोपे होगी हो या को इंश्योरेंस होगा। तो ये जो डिटेक्टिबल्स है ना, ये आपको वो पहले मेंशन करके, ये भी इंश्योरेंस जब कवरेज लेते हैं तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ये पेशेंट को पता होता है उसका डिटेक्टेबल कितना है साल के लिए। मतलब ये नहीं कंप्लीट हुआ तो आप बिलिंग डॉक्टर से बिल लेंगे। डॉक्टर का डॉक्टर का बिलिंग प्रोसेस सेम है, डिटेक्टेबल में कवर हो रहा है क्लेम या कुछ भी है, डॉक्टर ऐसी तरह से बिल बनाएगा, हमने इंश्योरेंस को भी भेजना है, इंश्योरेंस ने डिटेक्टेबल में कवर कर देना है वो क्लेम, और पेशेंट ऑलरेडी डिटेक्टेबल के लिए पे कर चुका होगा या उसने वो किया होगा तो वहीं से पैसे दे देगा,
ठीक है, पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिलिंग का प्रोसेस वैसे ही होगा, आइदर उसने डिटेक्टेबल मेट किया है नहीं किया, वह बिलिंग वैसे ही जा रही है। ठीक है, जो 2 पे वाला परसेंटेज है, हाँ जी, जब आप बिल का प्रोसीजर पूरा कर देते हैं जो आपकी लमसम अमाउंट आ जाती है बिल की, उसमें जो डॉक्टर को ऑलरेडी को बिल की परसेंटेज पेड है वो आप लेस करेंगे या वही जब लमसम? चार्ज अमाउंट हम इंश्योरेंस को भेज रहे हैं, नहीं हम उसमें कोपे लेस नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर क्लेम प्रोसेस करने के बाद जो कोपे वाला सेक्शन, क्योंकि वो ऑलरेडी पेशेंट की लाइबिलिटीज वाला वो करते हैं ना, जब इंश्योरेंस पे करेगी ना तो वो ऑलमोस्ट जितना हमारी कोपे रिसीव हमने कर ली हुई होगी वो पेशेंट के बिहाफ में उतना ही छोड़ेगी, उसकी लाइबिलिटी उतनी ही छोड़ेगी, तो हम वो पे कर लेते हैं। हम जब बिल बनाते हैं हम मोस्टली उसको वहां पे उस टाइम पे वो पेमेंट पोस्ट कर देते हैं जो कोपे की होती है, क्योंकि हमारे पास रिसीव भी तभी होती है ना जब डेमोग्राफिक रिसीव हुआ है, उसी उसकी पेमेंट्स की लिस्ट भी साथ में रिसीव हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा और टेक्नोलॉजी जो हम यूज करेंगे, बिल्ड अमाउंट है। बिल्ड अमाउंट ये है कि किसी भी क्लेम के लिए जितने भी उसके अंदर सीपीटीज यूज हुए हैं, जितनी भी सर्विसेज उसने कराई है, उनकी टोटल जो चार्जेस होंगे, ठीक है, वो बिल्ड अमाउंट होती है। टोटल चार्जेस किसी भी क्लेम की, पेड नहीं कह रही, चार्जेस जो हम भेज रहे हैं इंश्योरेंस को वो पैसे टोटल चार्जेस बिल्ड अमाउंट, ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे। अलाउड अमाउंट वो होगी जो इंश्योरेंस अलाउ कर रही है कि मैक्सिमम इतना पे होगा इसके लिए। अलाउड ज्यादा क्लियर तब होगी जब हम लोग पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर्स को पढ़ेंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली अलाउड अमाउंट क्या होती है। प्रोवाइडर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर वो होते हैं जो मेडिकेयर की जो रेट्स होते हैं, जो चार्ज होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जो फी चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके लिए मैं बाकायदा एक पूरी क्लास रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, ज्यादा समझने वाली चीज है, ठीक है, इसलिए तो वो पता चल जाएगा हमें कि अलाउड बेसिकली क्या। बेसिकली जितने हम चार्ज कर रहे हैं ना किसी भी इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस टोटली उतने पैसे नहीं पे करेगी, करती भी है इंश्योरेंस, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं करती। जो हमारी वर्कर कॉम की इंश्योरेंसेस है, वर्कर कॉम की इंश्योरेंस ये है कि ड्यूरिंग वर्क आपकी कोई भी इंजरी हो जाती है, उनको जो कवर कर रही है इंश्योरेंस, तो वो टोटली आपकी बिल्ड अमाउंट के जितने चार्जेस की जितना पे भी करती है, लेकिन वो मोस्टली वो वाली इंश्योरेंसेस कर रही है। अब जब हम कह रहे हैं ना पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर, उसने ना कुछ वो डिस्काउंट रखा होता है कि लाइक मैं इतना मैक्सिमम मुझे पे कर लेंगे तो इतना मैं चार्ज कर सकता हूँ और इतना मैक्सिमम मुझे पे करेंगे, तो वो जो बेसिकली वो उसने एग्री कर लिया होता है उन टर्म कंडीशंस को, उनमें फिर वो मैक्सिमम जो होता है वो अलाउड होता है। अलाउड को हम मजीद मजीद जो है वो एक्सप्लेन करेंगे उसमें। फिर क्लेम एजुकेशन, जो हमारा क्लेम का प्रोसेसिंग जो है बेसिकली, तो उसमें आपको ये नजर आएगा अक्सर ये लफ्ज लिखा हुआ, क्लेम की जो प्रोसेसिंग होगी, या इधर पे हो रहा है डिनाई हो रहा है, जो प्रोसेसिंग का जो अमल है उसके लिए यूज करेंगे। ईओबीज और ईआरए हम लोग ऑलरेडी इनको भी डिस्कस कर चुके हैं। ईओबीज क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स एंड इंश्योरेंस की पेमेंट्स की डिटेल्स हैं, जो हमारी पेपर फॉर्म में आई थी हमने स्कैन कर ली थी, उसी का डिजिटल वेरिएंट जो आया है वो ईआरए है, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवांस। ये वो चीजें हैं, वो टेक्नोलॉजीज हैं कि जो हमने बार बार जो है मेडिकल बिलिंग के अंदर जो है सुननी है और देखनी है। ये ठीक, आप बेनिफिट हाँ, ये पूरा एक वो क्लेम बना के देते हैं। क्लेम हमने जो बना के भेजा उसके बदले में जो पेमेंट्स की डिटेल आती है वो यूबी होती है। जैसे हमने एक क्लेम बनाया था ना, उसके अंदर अंदर हमने सर्विसेज बिल की थी, जैसे आप चार्जेस बिल किए तो आपने डिफरेंट चार्जेस लिखे हैं ना, बहुत सारे सीपीटीज लगाए थे, हर सीपीटी के बदले में जो चार्जेस थे वो उसके पास किए, और हर चीज सीपीटी के बदले में जो पैसे उसने दिए वो यूबी में आएंगे, टोटल चार्जेस आएंगे और उसके बदले में जितना उसने पे किया उतना आएगा, वो डिटेल्स आएंगे। वो मैं आपको कल दिखाऊंगी भी, मैं पेमेंट पोस्ट कर रही होती हूँ, मैं आपको यूबी दिखा भी दूंगी। क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन जनरल कैटेगरी का अभी तो हमें रिस्पॉन्स चल रहा है, बॉक्स लिखे होंगे कि नहीं नहीं, डिटेल्स में है, वैसे ही टेबल्स बने हुए हैं यहाँ पे लिखे हुए, जैसे क्लेम में हमने टेबल्स बने हुए, टेबल्स बने हुए यहाँ पे, वो सीपीटीज लिखे हुए, उनके बदले में पैसे लिखे हुए, कितने पे हुए हैं, कितने पीछे बच गए, कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, कौन से कवर हो रहे हैं, कौन से नहीं, वो सारी डिटेल्स बड़ा अच्छे से देख। कोई बहुत गंदे एक्सप्रेशन की भी आती है किसी किसी इंश्योरेंस की, लेकिन मोस्टली बहुत अच्छी आ रही होती है। कुछ कुछ इंश्योरेंसेस का अपना एक्सप्रेशन होता है, वो जरा इतना अच्छा नहीं होता। अब हमारे पास क्या आ रहा है बेसिकली, दो चार्ट को देख लेते हैं। बेसिकली हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर ही चुके हैं, वही फ्लो चार्ट भी है, रेवेन्यू साइकिल हम पूरा जो हमारा
पेशेंट के डेमोग्राफिक से लेके पेशेंट की बिलिंग तक का जितना भी प्रोसेस है ना, इसको हम रेवेन्यू साइकिल के, ठीक है। अब या आरसीएम, ठीक है, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट हम लोग, ये पूरा आरसीएम चल रहा है। आरसीएम को अगर हम कहें टेबल्स में, हमने इसको कर लिया है इजी करने के लिए कि अपॉइंटमेंट बेसिकली आरसीएम का पार्ट नहीं है। एक बात मैं आपको बता, हम लोग इसको शुरू तो करते हैं यहाँ से, लेकिन अपॉइंटमेंट बेसिकली आरसीएम का पार्ट इसलिए नहीं है कि समटाइम रैंडम पेशेंट जैसे ईआर में आ रही है, इमरजेंसी में आ रहा है, वो अपॉइंटमेंट के बगैर भी आएगा ना, तो वो आरसीएम का पार्ट तो बनेगा ना जब उसका क्लेम बन रहा है। आरसीएम का डायरेक्ट पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, जब जब पेशेंट की एलिजिबिलिटी चेक हो रही है, उसका डेमोग्राफिक बन रहा है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो प्रोसेस है स्टार्ट हो रहा है, किसी ने अपॉइंटमेंट ली, फोन पे ली, अपना ही उन्होंने एप्स भी है ना, अभी भी हमारे पाकिस्तान में भी, कल हमारी इंश्योरेंस वाला भी तो अपना वो क्या सेहत कहानी बता के गया है कि इस तरह की एप्स के थ्रू ले ली अपॉइंटमेंट। डॉक्टर के पोर्टल से, डॉक्टर के पोर्टल्स भी है हमारे यहाँ, मैंने देखा है कि बड़े हॉस्पिटल्स में है, हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, कॉल करके ले ली जैसे भी। उसके बाद जब वो डॉक्टर के ऑफिस में आया पेशेंट, उसने अपनी इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन दी, उसका डेमोग्राफिक हुआ, वहां से हमारा आरसीएम स्टार्ट हो गया। उसने विजिट किया डॉक्टर को, वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, डॉक्टर के पास गया, डेमोग्राफिक हुआ, उसकी एलिजिबिलिटी चेक की, उसने कोपे अपनी दी, वो कलेक्ट हो गई, उसके बाद उसको चेक किया डॉक्टर ने, उसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हुए, उसके बाद उसने क्या किया, क्लेम हमें दे दिया, ईएचआर के थ्रू दे दिया, या उसने स्कैन करके दे दिया, मेल करके दे दिया। ई ब्रिज भी यूज होता है, हम लोग बहुत सारी कंपनीज यूज कर रही है, एफटीपी भी यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें भी ई ब्रिज, और ये बेसिकली इसलिए यूज होते हैं कि ये ज्यादा सेफ हैं, इनको भी यूजर नेम पासवर्ड से खोलते हैं, और उन्हीं उन्हीं लोग जो, वो लोग जो अथराइज हैं वो उनको एक्सेस कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ईमेल्स और ड्राइव्स थोड़ी सी इनसिक्योर होती हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हैक किया जा सकता है। फिर क्या होता है कि सुपर बिल्स, हम जो बिल बन रहा है ना, जो जिस पे उसने डॉक्टर ने लिखा था पूरा, जो बीमारियां थी सारी चीजें डिटेल्स दे दी थी, डेट दे दी थी, किसमें चेक किया, वो जो उसने स्कैन करके भेजा या हमें इंटरफेस के थ्रू भेजा, वो हमारा सुपर बिल है। सुपर बिल हमारे पास आया तो हमने क्या किया, उसको एंटर किया क्लेम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर और उसको भेज दिया। सिंपल वही वाली चीज, प्रोसेस हुआ, पे हो गया तो पेमेंट पोस्ट कर देंगे, डिनाई हो गया तो डिनाई के ऊपर काम कर लेंगे। पेमेंट पोस्टिंग भी बता दी हमने, रिजेक्शंस भी डिस्कस कर ली थी कि फर्स्ट लेवल की रिजेक्शन कौन सी होती है, सेकंड लेवल की रिजेक्शन कौन सी होती है। डायरेक्ट रिजेक्शन वो होगी जो डायरेक्ट क्लेम सबमिट हो रहे हैं बगैर आपके जो क्लियरिंग हाउस है उसके बगैर, जो डायरेक्टली इंश्योरेंस को दे रही है, जैसे पेपर सबमिशन हो रही थी जिन क्लेम्स की, तो वो अगर डायरेक्टली इंश्योरेंस रिजेक्ट कर लेगी, डायरेक्ट रिजेक्शन कह लेंगे। ये बेसिकली आपका रेवेन्यू का साइकिल। हमारे रेवेन्यू का साइकिल जाकर खत्म होता है एंड पे, कहाँ पे, सेकेंडरी इंश्योरेंस को हमने बिल कर दिया, अगर लायबिलिटी आई, या पेशेंट को बिल कर दिया, पेशेंट बिलिंग के ऊपर आके एंड होता है। शुरू होता है हमारा कहाँ से, डेमोग्राफिक एंट्री, एलिजिबिलिटी चेक होती है वहां से, और पेशेंट बिलिंग पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है। ये हमारा टोटल रेवेन्यू का साइकिल है। इसी चीज को हम लोगों ने आगे जाके एक्सप्लेन किया। अब हमारा रोल क्या है रेवेन्यू साइकिल में, हम जो बिलर हैं, कोई भी बिलर है या कोई बिलिंग कंपनी है, वो क्या करती है। बिलिंग कंपनी के पास जब क्लेम आ जाता है स्कैन होके या जिस भी फॉर्म में, उसके बाद डेमोग्राफिक एंटर करना बिलिंग बिलर की ड्यूटी होती है। चार्ज कैप्चर करना, चार्ज कैप्चर का मतलब होता है कि चार्ज को उसने एंटर किया अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हो गया चार्ज कैप्चर करना। हम चार्ज एंट्री कहेंगे, चार्ज कैप्चर करेंगे, जो भी उसने बिल क्रिएट करना कहेंगे, जो भी है चार्ज क्रिएट करना, जो भी वो प्रोसेस था जिसमें हमने बिल बनाया, क्लेम बनाया, वो चार्ज कैप्चर हो गया। उसके लिए हम डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट अगर आ गई तो पोस्ट करना बिलिंग कंपनी की जरूरत है, वो मतलब जो जिम्मेदारी में से आता है, वो यूबी है या है कैश रजिस्टर है। कैश रजिस्टर वो होता है जैसे कोपे हमें कलेक्ट हो रही है ना फ्रंट डेस्क में, तो वो साथ साथ एंटर करता जाएगा, तो वो हमें भेज देगा, तो उसको कैश रजिस्टर कहते हैं बेसिकली। उसके बाद डिनाइल मैनेजमेंट है कि डिनाइल अगर आते हैं तो उसके ऊपर जितना भी काम है वो क्या करना है, बिलिंग कंपनी ने करना है। उसके अलावा क्या करना है, फॉलो अप एआर की हमने कर लिया कि अकाउंट रिसीवेबल होता है एआर, वो तमाम क्लेम जो के आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अभी तक पे नहीं हुए हुए, या उनका रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ, उनके ऊपर काम करना। अपील्स को करना। कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस की तरफ से कोई भी लेटर्स हमें रिसीव हुए हैं तो हमने उनको देखना है और उनके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन कम हो गई हो, कोई पेशेंट का कोई कंसर्न है, कोई भी ऐसा डॉक्टर से कोई कंसर्न है, तो वो करस्पॉन्डेंस के थ्रू दिएगा। फिर एक बिलर की ये भी ड्यूटी होती है कि कम्युनिकेशन क्या करता है क्लाइंट और उसके स्टाफ के साथ। क्लाइंट कौन हो गया, हमारे डॉक्टर, उसका स्टाफ, उसका जो फ्रंट डेस्क में जो बंदा बैठा हुआ है,
जाहिर है हमें कोई भी चीज अगर वो सही नहीं दे रहा, कंप्लीट नहीं दे रहा, हमने उसे कम्युनिकेट करना है। कोई चीज टाइमली नहीं दे रहा, बिल लेट भेज रहा है, स्कैन ब्लर है, इंफॉर्मेशन सही नहीं लिखी हुई, तो ये सारी चीजें हमने उसे कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन हमने अपने डिपार्टमेंट से भी करनी है। हमारे डिपार्टमेंट से कैसे कोऑर्डिनेशन करनी है, ये भी हमारी जरूरत है। एक हमारा आईटी डिपार्टमेंट, हमारे नेट अच्छे चल रहे हो, सारी चीजें सही चल रही हो, ये काम भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारा क्रीडेंशियलिंग डिपार्टमेंट वो होता है जो डॉक्टर की इनरोलमेंट को चेक करता है। डॉक्टर की इनरोलमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पास डॉक्टर इनरोल होगा तो उसका क्लेम वो प्रोसेस करेगी। अगर इनरोल ही नहीं है तो वो उसके पास तो है ही नहीं, तो वो उसका क्लेम की प्रोसेस करेगी। तो ये जो इनरोलमेंट बेसिकली होती है, ये किसी भी कंपनी की क्रीडेंशियलिंग डिपार्टमेंट ने करनी है। ठीक है, तो एक बिलर का जो काम होता है वो क्रीडेंशियलिंग डिपार्टमेंट के साथ भी करना, कम्युनिकेट करना इसलिए होता है कि अगर मैं क्लेम भेज रही हूँ और क्लेम प्रोसेस नहीं हो पा रहा या डिनाई होके आ रहा है कि इनरोल ही नहीं है ये प्रोवाइडर, अगर इस तरह का मसला आ रहा है, तो फिर हम अपने क्रीडेंशियल डिपार्टमेंट से पूछें तो सही कि क्या मसला आ रहा है, आपने इसको इनरोल नहीं कराया हुआ, या ये इनरोल है तो अभी जो है इंश्योरेंस नहीं कर पा रही, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, या इस तरह की कोई। ये कभी भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक बिलर को ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना डाटा एंटर कर लिया, दैट्स, उसको आखिर तक उसको पे कराने तक की जिम्मेदारी उसकी थी। ये जो क्रेडेंशियल डिपार्टमेंट है, ये डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट नहीं, आपका अपना हमारा डिपार्टमेंट होता है। हम हाँ डॉक्टर्स ने किस कंपनी इंश्योरेंस के साथ वो मुझे उसकी हम डॉक्टर्स के बिहाफ में काम कर रहे हैं ना। हाँ चेक करता है वहाँ हमने ये सब हाँ, एग्रीमेंट करा तो उसकी जो इंश्योरेंसेस जिनके साथ वो, अगर उसकी क्रेडेंशियलिंग नहीं हुई ना, तो हमारा क्रेडेंशियलिंग डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा है उसकी जिस जिस इंश्योरेंस के साथ क्रेडेंशियलिंग नहीं, क्योंकि उस इंश्योरेंस के पेशेंट उसके पास ज्यादा आ रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ डॉक्टर ऑफिसेस होते हैं कि वो खुद भी, उनका जो फ्रंट डेस्क में बंदा बैठा हुआ क्रेडेंशियलिंग खुद भी करते हैं। लेकिन ज्यादातर उन्होंने चूंकि बिलिंग कंपनी को आउटसोर्स किया है ना, उसको वो पैसे दे रहे हैं ना, तो वो फिर उसको कहते हैं आप ही करके दो। गाइडलाइंस है कि किस कंपनी के साथ डॉक्टर किस इंश्योरेंस के साथ काम करेगा, डेफिनेटली उसके पास जिस इंश्योरेंस के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं उसी के साथ वो एनरोलमेंट कराएगा ना, फ्लो देखेगा ना वो कितना आ रहे हैं। हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, जैसे ब्लेल आ रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये इतने ज्यादा पेशेंट इसके आ रहे हैं, हमारा डॉक्टर इसके साथ तो एनरोल ही नहीं है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो प्रोसेस है वो सारा भी हम लोगों ने करना होता है, और हमने, हमारा डिपार्टमेंट क्रेडेंशियलिंग तो करेगा ही करेगा, लेकिन उस डॉक्टर का जो बिलर बैठा हुआ है ना, उसने भी बिल्कुल बहुत नजर रखनी है कि भाई मेरा ये वाला बंदा फंसा हुआ है, मेडिकेयर के इतने क्लेम फंसे हुए, मेरी क्रेडेंशियलिंग क्यों नहीं हुई। हम तो हर 2 हफ्ते के बाद, हफ्ते के बाद 5 दिन मेल कर रहे हैं भाई हमारा रुका हुआ है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है ना कि इतना सारा फ्लो है, इतने सारे पैसे नहीं। एक बेसिकली आप अगर किसी की फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं ना, किसी भी डॉक्टर के या किसी भी बंदे के, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर मैं किसी भी बंदे से काम करा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने घर में मजदूर लगाया हुआ है, मैं उसे पैसे दे रही हूँ ना, वो अगर काम सही नहीं करेगा तो डेफिनेटली ना तो मुझे पैसे देने का दिल करेगा और मुझे गुस्सा भी आएगा। तो डॉक्टर भी हमें जब हायर कर रहा है तो हम उसके बिहाफ में काम कर रहे हैं ना। अगर हम टाइमली काम नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, तो डॉक्टर भी जाहिर है हमसे खुश तो नहीं होगा, क्योंकि वो हमें पे कर रहा है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबल, हमारी फाइनेंस, हम जो उसका फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं उसके ऊपर उसका पूरा ऑफिस चल रहा है, वो लोगों को तनख्वाहें उसी में से दे रहा है। ये पूरा रेवेन्यू साइकिल हम पे डिपेंड कर रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं है कि हमें एक्सेल मिला है, हमने डाटा एंटर किया और बस हमने जी अपने 8-9 घंटे पूरे किए और घर चले, नहीं। हम फॉलो अप करते हैं, हम लोग कभी कभी देखते हैं हमारे ये पेशेंट्स से, हम इवन कोई कोई पेशेंट्स हमें पता चलता है इसके इतने ज्यादा बिल्स हैं, ये वाली चीजें जा रही है, या कभी बिलिंग करते हुए हमें लग रहा होता है कि पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि ये वाला कोड पे हो, तो हम उनको बाद में देखते भी रहते हैं। हम 3-4 दिन होने के बाद वापस स्टेटस पे चले जाते हैं कि भाई इसकी ये वाली चीज हुई है पे कि नहीं हुई है। इतना नजर होती है, पेशेंट्स के नाम याद होते हैं, हमें ये पता होता है कि इनका कितना, एक हालांकि हजारों है उनमें से भी, या मतलब अगर रेगुलर कर रहे हो, एक एक बंदा एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा है तो बहुत याद होगा आपको इस तरह से। रेगुलर आ रहा है ये पेशेंट, ये आ रहा है, इसका ये मसला था पहले ही, हमें याद होता है इनको क्या दवाइयां लगती है, इन्हें क्या मिल, आज ये चेकअप हो गया तो रेगुलरली क्या दवाइयां इन्हें लग रही है, इवन इतना कंसर्निंग होते। फिर हमारा जो भी डॉक्टर है उसका एक अपना एवरेज कलेक्शन है, जो सबसे ज्यादा हमने ये चीज देखनी है, उसका टारगेट है कलेक्शन का। उसकी अगर 4 लाख है या उसकी 50 लाख है कलेक्शन है, अब वो 50 लाख अगर उसकी कलेक्शन है टोटल एक महीने की, तो इसका मतलब है कि उस 50 लाख में से उसके सब ऑफिस स्टाफ की सैलरीज से लेके बिलिंग कंपनी का जो इनवॉइस है उसकी परसेंटेज तक सारी चीजें जा रही हैं।
ठीक है, उसने वो एवरेज कलेक्शन आपको बता दी है, क्योंकि उसके चार्जेस उसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, उसने इतने पेशेंट्स को चेक करना है। अगर एक बंदे की, जैसे हमारी सैलरी अगर 50,000 है, किसी महीने हमें 50,000 मिल रही है, किसी महीने हमें 30,000 मिल रही है, तो हमें क्या फील होगा? हमारे खर्चे पूरे नहीं होंगे ना, इसी तरह से डॉक्टर के भी नहीं होंगे। और हम लोग क्यों चाह रहे होते हैं कि डॉक्टर के पैसे उसके पास ज्यादा से ज्यादा चले जाएं, या उसको एक एक्यूरेट बिलिंग करके या अच्छा एक्टिव फॉलोअप करके हम उसको उसको पैसे उसको ज्यादा मिलने चाहिए, उसकी कलेक्शन ज्यादा होनी चाहिए, जितनी उसने हमें बताई है उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि तकरीबन तमाम बिलिंग कंपनीज जो हैं वो परसेंटेज के ऊपर होती हैं, इनवॉइस उनकी परसेंटेज होती है, 5% का कॉन्ट्रैक्ट है, 4% का है, 2.5% का है। 5% भी बहुत ह्यूज अमाउंट होती है। अगर 5% मैक्सिमम मैंने देखा, 5% 10% तक भी जाती है, लेकिन ज्यादातर 5% वाला इनवॉइस होता है। अब जितना उसका टोटल कलेक्शन बढ़ेगा, उसका 5% हमारे लिए भी बढ़ेगा ना, हर साल, हर महीने। तो हमने अगर अपना रेवेन्यू, एक कंपनी ने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, तो वो डेफिनेटली डॉक्टर का रेवेन्यू बढ़ाएगी। तो ये सारी चीजें हम पे डिपेंड करती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिलर की होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेडिकल बिलिंग मोर देन डाटा एंट्री होता है। ठीक है, ये इनफ था आज के लिए। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि मैं क्लियर कर सकूं चीजों को। आप में से किसी ने कुछ पूछना हो? कल मैंने इन्हें यही बात कही थी कि दो ही कंडीशन